ये बात समझ में आ गई। अब एक और लेयर हम इसमें ऐड करते हैं। हम चाहें तो अब इस पे मैं लीनियर रिग्रेशन लगा सकती हूँ, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन लगाने से पहले मैं इस वाले x वाले डेटा फ्रेम का कोड देख सकती हूँ। x डॉट या पहले देखते हैं df फाइनल का कोड, df फाइनल डॉट, इससे मुझे पता चल जाएगा कोरिलेशंस। कौन सा कॉलम? प्राइस के साथ एरिया का कोरिलेशन कितना है, बेडरूम्स का कितना है, बाथरूम्स का कितना है, स्टोरीज का कितना है, मेन रोड का कितना है, ये मुझे कोरिलेशंस, ताकि मुझे मैं डिसाइड भी तो करूँ ना कौन से फीचर रखना है कौन से नहीं। तो उसके लिए मैंने कोरिलेशन चाहिए। अच्छे कोरिलेशन है, एरिया का भी है, बेडरूम्स का भी है, बाथरूम का भी, सबका अच्छा कोरिलेशन है। ऐसे देख के मुझे सबका कोरिलेशन, ये कुछ कॉलम्स हैं जैसे ये हॉट वाटर हीटिंग, इसका बहुत कम है, बाकी एयर कंडीशनिंग का, पार्किंग का, ठीक है। ये मेरे पास आ गए कोरिलेशन, ठीक है। यहाँ से मेरे को एक दो चीजों का, जैसे हॉट वाटर हीटिंग शायद मेरे मतलब का कॉलम है, उसको मैं ड्रॉप कर सकती हूँ देख के कोरिलेशन कि ये वाला कॉलम हो सकता है इतना यूजफुल ना हो, इसको रिमूव, ठीक है, एक एलिमिनेट। ओके, अब इसके बाद अभी जो मैं आपको एक और बात बताने जा रही हूँ वो है मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है? आपको मैंने लीनियर रिग्रेशन में पहले ही बताया था कि लीनियर रिग्रेशन के लिए पहली कंडीशन है कि लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। अब लीनियर रिलेशनशिप में भी एक चीज होती है मल्टी कोलिनियरिटी, जो लीनियर रिग्रेशन को बहुत कम करती है। वो क्या है? जैसे घर का साइज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ बेडरूम्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ बेडरूम्स बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ेगा। दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड। अगर कोई फीचर्स आपस में ऐसे कोरिलेटेड होते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने जब मॉडल बनाया, आपने वेट असाइन किया एरिया को भी, आपने वेट असाइन किया साइज। एरिया बढ़ा तो एरिया वाले W1 X1 की वैल्यू तो बढ़ेगी, और एरिया के साथ साइज भी बढ़ रहा है तो उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट हमारे प्रेडिक्शंस पे ज्यादा आएगा। इसलिए जब हम कोई बड़े डेटा सेट पे काम करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम स्टडी करें कि अगर कोई कॉलम्स कोलिनियर है तो हम उनमें से या तो सबसे यूजफुल एक को पिक करें। जैसे एरिया और बेडरूम्स अगर दोनों एक ही बात बता रहे हैं तो मैं एरिया का अगर कोरिलेशन बैठ रहा है तो एरिया को उठा लूं, बेडरूम्स को ना उठाऊं, ठीक है। या फिर मैं उनकी इंफॉर्मेशन को दो कॉलम्स की जगह, जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में अभी आपको एक और एग्जांपल में बताऊं कि वो भी कोलिनियर होंगे, पर अगर मैं उनको ड्रॉप करूंगी तो मेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ड्रॉप हो जाएगी। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, उनको कंबाइन कर सकती हूँ, उनकी इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर सकती हूँ यूजिंग PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यूज करके उसे कंबाइन करके। तो ये मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम हम कैसे डिटेक्ट करते हैं और कैसे इसका इलाज, ये अब हमने समझा। तो इसके लिए एक चीज होती है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। इसके लिए एक चीज होती है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, ठीक है। देखने के लिए कि कॉलम्स मल्टी कोलिनियर तो नहीं है, इसको स्टडी करने के लिए वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर यूज। इसकी वैल्यू अगर 1 आ रही है, इसकी आउटपुट अगर 1 आ रही है तो इसका मतलब ये कॉलम इंडिपेंडेंट है, इसका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप, ठीक है। अगर 5 तक आ रही है तो इसका मतलब थोड़ी बहुत मल्टी कोलिनियरिटी है पर वो प्रॉब्लम नहीं। इफ इट इज अबव 10, अगर वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर की वैल्यू आई अबव 10, देन इट इज अ वार्निंग साइंस। आपको देखना पड़ेगा क्या कॉलम है। अगर वो कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप देखोगे कि अच्छा इस फीचर के साथ ये रिलेटेड है तो इन 2-3 में से ये वाली फीचर रख लेता हूँ, बाकी ड्रॉप कर देता हूँ। अगर अबव 10 है तो एक्शन लेना है। वो एक्शन क्या हो सकता है? कीप द मोस्ट
लगा के डेटा को वन डायमेंशन में ले आओ, मल्टीपल डायमेंशंस की जगह डेटा को वन डायमेंशन में ले आओ। या फिर तीसरा तरीका होता है रेगुलराइजेशन, या फिर रेगुलराइजेशन। ये तीन तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। रेगुलराइजेशन में कल हम पढ़ेंगे लासो एंड रिच, L1 L2 रेगुलराइजेशन। ये क्या कहती है कि जो ऐसे फीचर्स है ना कि उनके वेट्स को रिड्यूस कर देते हैं, उनके वेट्स को इतना रिड्यूस कर देते हैं कि वो मीनिंगलेस हो जाते हैं, ठीक है। तो रेगुलराइजेशन को सेपरेट, मतलब एक क्लास में हम सेपरेटली पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं, पहले देखते हैं वेरिएंस इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना कैसे, और निकलेगा तो हमने डिसाइड कैसे करना है कि क्या, ठीक है। तो देखो वेरिएंस इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे, इसके लिए फ्रॉम stats models dot stats dot outliers sequence import variance inflation import variance inflation डेटा, मैंने एक डेटा फ्रेम, इस डेटा फ्रेम में मैंने स्टोर करना है कि किस फीचर का कितना वेरिएंस इंटीग्रेशन था, ठीक है। रिजल्ट स्टोर कराने के लिए मैंने एक डेटा फ्रेम, ठीक है। VIF डेटा वाले डेटा फ्रेम में एक कॉलम लिया, एक कॉलम लिया, फीचर में क्या डाल दिया, जो x के अभी दिखाऊं तो ये बन गया होगा, देखो कितना, देखो तो ये बन गया। ये सारे फीचर्स के नाम आ गए। मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया, उस डेटा फ्रेम में क्या डाल दिए, सारे फीचर्स के नाम, ठीक है। इसी डेटा फ्रेम में एक और कॉलम डालती हूँ, इसमें क्या कैलकुलेट करके डालिए, हर कॉलम की वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट, ठीक है। इसको फिर हम बाद में देखेंगे कौन सी ज्यादा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। लिस्ट कॉम्बिनेशन लगाया और I in range, और I in range कितनी लेंथ है, x डॉट, एक कॉलम के लिए लूप चला, जितने कॉलम्स हैं एक एक कॉलम के लिए लूप चलेगा, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर कैलकुलेट किया, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर कैलकुलेट किया, एक एक कॉलम पास किया, एक एक कॉलम के लिए वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर कैलकुलेट। कैलकुलेशन कैसे होती है वो आपका इतना मतलब नहीं है, आपका मतलब ये है कि जो कैलकुलेट क्या है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसमें करना क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास अगर मैं चलाऊंगी तो आपके पास हर एक कॉलम का वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, ये मेरे कॉलम्स के वेरिएंस इन्फ्लेशन
कॉलम्स रख लिए, 2 से तीसरे की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, तो ये तो है ही मल्टीपल लिनियरिटी। बाकी मेरे डेटा सेट में कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जिसमें ज्यादा मल्टीपल लिनियरिटी की प्रॉब्लम हो, इस सबका वेरिएंस इंटीग्रेशन फैक्टर कईयों में बहुत ज्यादा भी है। अब ये सेम एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगी, सेम एग्जांपल अगर आप करो कैलिफोर्निया वाले डेटा सेट के साथ, तो आप वहां पे देखोगे 2-3 कॉलम्स का बहुत हाई मल्टीपल लिनियरिटी। अगर आए तो आने के बाद ये नहीं कि ब्लाइंडली ड्रॉप कर दो, 10 से ऊपर है मैं इनको ये कॉलम नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। आपको जो 10 से ऊपर है उसकी स्क्रूटनी करो। जैसे इसमें ये वाला कॉलम है, मुझे समझ में आ गया कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने ये तीनों कॉलम, मुझे तीनों नहीं रखने चाहिए, एक को हटाना चाहिए, तो इसको मैं एक कॉलम को रिमूव कर देती हूँ और फिर उसके बाद देखती हूँ कि वेरिएंस इंटीग्रेशन फैक्टर किसी भी एक को रिमूव ज्यादा कैलकुलेट किया ना इसको से पहले x = x डॉट ड्रॉप ये वाला कॉलम ड्रॉप कर दो, ये कॉलम ड्रॉप कर दिया। अब देख लेते हैं वेरिएंस इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है। अब कुछ और कॉलम्स हाईलाइट किए, जैसे बेडरूम्स और एरिया में कोरिलेशन है, तभी जितना बड़ा एरिया होता है उतना ज्यादा नंबर ऑफ बेडरूम, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम्स मुझे रखने की जरूरत नहीं, तो मैं इसके बेसिस पे डिसाइड करती जाऊंगी कि कौन कौन सा कॉलम मेरे लिए मतलब का नहीं बेडरूम्स, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, बेडरूम्स को भी ओके, 2 कॉलम ये वाला मैं पहले ठीक है। अब देखो, अब कोई इसका 10 से ऊपर है, अब ज्यादातर सारे कॉलम्स का वेरिएंस इंटीग्रेशन फैक्टर 10 है। इसका मतलब अभी मेरे डेटा सेट में मल्टीपल लिनियरिटी की प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी मैंने फीचर्स को भी स्टडी कर लिया, ये वाला एक कॉलम है, ये भी मेरे इतने मतलब का नहीं है, हॉट वाटर इसका कोरिलेशन बहुत कम था, इसको भी मैं ड्रॉप कर दूंगी और ड्रॉप करने के बाद फिर मैं क्या करूंगी, लीनियर रिग्रेशन लगा के काम x = x डॉट ड्रॉप, और कौन सा कॉलम ड्रॉप कर दिया, हॉट वाटर x, ठीक है। इसके आगे जो काम करना है वो रूटीन काम है, क्या ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है, लीनियर रिग्रेशन लगाना है, R2 स्कोर चेक, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट अगेन मैं किसी कोड में से उठा के डाल दूं, x और y अलग अलग होगी, दोबारा लिखने की जरूरत ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा को अलग अलग कर दिया, x और y को अलग अलग कर दिया, लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाया, और इसके बाद आप इसका R2 स्कोर चेक, ठीक है। आप चला के देखो 0.664 इसका R2, ठीक है, क्लियर है। तो आज हमने लीनियर रिग्रेशन तो लगाई, तो लीनियर रिग्रेशन के साथ और भी कई सारी चीजें स्टडी, आउटलायर्स कैसे रिमूव करने, ये सारा ठीक है। अब मैं ऐसा सा ही आपको एक और एग्जांपल कराती हूँ। इस बार तो सिंपल था ना कि मैंने देखा और कॉलम्स को रिमूव किया,
रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप रिमूव करोगे तो आपका R2 स्कोर बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि उन कॉलम्स में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल बनाते हैं हम फ्रॉम data sets import fetch California हाउसिंग वाला डेटा सेट मैंने कर दिया। ठीक है, डेटा इज इक्वल टू fetch California हाउसिंग x is equal to pd dot data frame data dot data and columns is equal to data dot y is equal to pd dot series data dot। ठीक है, ये मेरे आपको ये डेटा सेट तो आपने कई बार यूज किया, आपने देखा है x में ये आपके सारे कॉलम पहले भी यूज किया। ठीक है, अब मुझे इसमें एक x में नया कॉलम डालना है, बेडरूम बेडरूम इसमें मैंने क्या डाला, बेडरूम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ। ठीक है, ये मेरा x वाला डेटा। अब मैं इसमें स्टडी करना चाहती हूँ कि वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर कितना है, इस कॉलम के साथ कितना मल्टीकोलिनियरिटी का इशू। ठीक है, मुझे इसमें स्टडी करना है कि मल्टीकोलिनियरिटी के इश्यूज कहाँ हैं। ठीक है, तो देखो ये कोड जो मैंने अभी वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए लगाया था, इसी को मैं इसमें लगा सेमी कोड है। इस डेटा का इस वाले x का वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर मीडियन आईएनसी हाउस एज रूम्स और बेडरूम्स 104 बहुत हाई मल्टीकोलिनियरिटी है। जितने नंबर ऑफ रूम ज्यादा होते हैं उतने नंबर ऑफ बेडरूम ऑटोमेटिकली ज्यादा। ये दोनों बहुत खुली और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इनमें बहुत हाई मल्टीकोलिनियरिटी। पर ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले कॉलम है ये घर की लोकेशन बता रहे हैं, और घर की लोकेशन घर के प्राइस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ऐसा नहीं है, मैंने एग्जांपल इसलिए कराया कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम से देखो और आप उन कॉलम्स को ड्रॉप करो। अगर मैं ड्रॉप कर दूंगी, चारों कॉलम्स को ड्रॉप कर दूंगी, तो मेरा R2 स्कोर बहुत नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ड्रॉप किया ना, तो मैंने बहुत ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ड्रॉप। अगर मैं इन दोनों को रिमूव करूं, रूम्स और बेडरूम्स को, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेडरूम रेशो में कुछ हद तक उसका डेटा कंटेंट। अगर इन दोनों को ड्रॉप कर दूंगी तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरा R2 स्कोर इतना खराब नहीं है। पर अगर मैंने ये दोनों ड्रॉप कर दिए तो बहुत बड़ा फर्क। देखो मैं क्या करती हूँ, x में से ड्रॉप करती हूँ आप कौन से कॉलम, A B E और A D E। ठीक है, ये दो कॉलम है, ये दो कॉलम है। इसके बाद इसको चलाती हूँ,
अब देखो जरा वेरिएंस इंटीग्रेशन अब तो बाकी सबका तो बेडरूम रेशियो का अभी भी थोड़ा हाई है, बट फिर भी इतना नहीं है, वो तो इक्वेशन मैंने बता दी। अब बाकी रह गए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मैं रिमूव नहीं कर सकती। अगर मैंने रिमूव किया फिर मैंने R2 स्कोर निकाला तो वो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसका क्या करूँ? इसमें मैं क्या करूँ? या तो मैं PCA लगाऊँ, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगाऊँ और इन दोनों कॉलम्स की वैल्यूज को कंबाइन करके एक कंपोनेंट, या फिर दूसरा तरीका मैं रेगुलराइजेशन यूज करूँ। और रेगुलराइजेशन यूज करके हम क्या करें, इनके वेट्स को इस तरीके से एडजस्ट करें कि इनमें मल्टीपल लिनियरिटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो लासो एंड ब्रिज रेगुलराइजेशन इस पे कैसे लगा सकते हैं वो हमने, कभी कभी ऐसे फीचर्स भी होंगे जिनमें मल्टीपल लिनियरिटी होगी और आप उनको रिमूव नहीं करते, तो रेगुलराइजेशन से कैसे वो, ठीक है। तो ये वाली चीज तो हम क्लास में करेंगे। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। एक और डेटा सेट है, एक और डेटा सेट है मेरे पास, एमीज डेटा सेट है, कैगल से उठाया मैंने। उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें कॉलम्स ही 200 से ज्यादा है। अब उसमें कॉलम्स ही कितने हैं, 200 से ज्यादा। जब आपके डेटा सेट में इतने सारे कॉलम्स होते हैं ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फीचर इंजीनियरिंग। कैसे डिसाइड करूं कि क्या रखूं और क्या ना रखूं, क्योंकि जब आपको मैंने तरीका बताया एडजस्टेड आर स्क्वायर, एक एक कॉलम का एडजस्टेड आर स्क्वायर कितनी बार निकालोगे, ऐसे कॉलम को कैसे निकालोगे? फिर उसके बाद मल्टीपल लिनियरिटी, वेरिएंस इंटीग्रेशन फैक्टर कितनी बार निकालोगे? तो आप जब बहुत सारे कॉलम्स हो तो उसमें से फीचर्स कैसे डिसाइड करते हैं, उसके लिए हम, ठीक है। तो मेरे पास एक डेटा सेट है, डेटा फ्रेम देखो, F डॉट H5 देखो जरा इसमें रिकॉर्ड, ये देखो इस डेटा फ्रेम में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तो अभी इसमें बहुत सारे कॉलम्स ऐसे भी है ना जो जो कैटेगोरिकल, जब मैं कैटेगोरिकल को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करूंगी तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अभी के लिए भी 82 कॉलम्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस डेटा फ्रेम में सबसे पहला स्टेप किया कि इसमें सेक्शन वाला कॉलम मेरा वही प्राइस ही है, ये सेल प्राइस है। पहले इसमें से आउटलायर्स, ठीक है, आउटलायर्स रिमूव करने के लिए पहले तो मैंने तरीका बताया, देख सकते हो। या फिर इसमें हमने किया है वो रिकॉर्ड्स sale price is less than equal to so sale price का क्वांटाइल 99% क्वांटाइल से नीचे वाले रखो, ठीक है। बॉक्स प्लॉट करके देखा था, ज्यादातर आउटलायर्स राइट साइड पे थे, तो मैंने क्या किया 99% क्वांटाइल से ऊपर वालों को, ठीक है। आप चाहो तो पिछली बार जो तरीका लगाया था वो भी लगा सकते हो। आपके डेटा फ्रेम में से कुछ आउटलायर कॉलम्स, अब मुझे क्या करना है, दिख रहा है इसमें बहुत सारे नैम्स भी हैं, इसमें बहुत सारे नैम्स, मुझे क्या करना है, जो तो न्यूमेरिक कॉलम्स हैं उनकी नैम्स में तो मीडियन वैल्यू डाल देनी है, और जो कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं उनमें नैम्स है उसमें आप ब्लैंक डालो या मिसिंग डालो, कुछ ऐसा। तो अब मैंने क्या किया, पहले न्यूमेरिक कॉलम सारे उठाए, न्यूमेरिक कॉलम उठाने के लिए
कॉलम दिखाने के लिए हमने क्या किया, डेटा फ्रेम में से सिलेक्ट डी टाइप जिनकी डेटा टाइप int 64 या float 64 वो वाले सारे कॉलम दिखाएंगे। इसमें सारे न्यूमेरिक कॉलम्स आ जाएंगे और ऑब्जेक्ट वाले जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे के सारे क्या आ गए, कैटेगोरिकल। न्यूमेरिक कॉलम्स अलग हो गए, कैटेगोरिकल कॉलम्स। न्यूमेरिक कॉलम्स में मीडियन वैल्यू डालनी है और कैटेगोरिकल कॉलम्स में जो मेरी मिसिंग या ब्लैंक कुछ ऐसा। तो न्यूमेरिक कॉलम्स में मैंने डाल दिया हर कॉलम का जितने भी न्यूमेरिक कॉलम्स थे, न्यूमेरिक कॉलम्स में फिल एनए उस कॉलम की मीडियन के साथ, और जितने भी कैटेगोरिकल कॉलम्स थे उसमें फिल एनए मैंने क्या कर दिया, मिसिंग से फिल कर दिया या मिसिंग नहीं तो ब्लैंक से, ताकि नल ना। नल्स का रिमूवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अभी तक पहले वाले प्रॉब्लम्स में नल नहीं था, इसमें नल्स में आपको इससे आके नल्स तो पहले आ रहे थे ना, ये मिसलेनियस फीचर में कई जगह नल। अब देखो जहाँ मिसिंग है वहाँ मिसिंग मिसिंग। न्यूमेरिक में जहाँ पे मिसिंग होगा वहाँ पे क्या आ जाएगी, मीडियन वैल्यू। ऐसे मैंने क्या कर दिया, पहले मैंने आउटलायर्स रिमूव किए, सेकंड मैंने क्या किया, मिसिंग वैल्यूज का ट्रीटमेंट। ठीक है, ये दो स्टेप्स मैंने। अब इसके बाद जितने भी कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं उन सब पे मुझे इनकोडिंग लगानी है, डमीज बनाने हैं या वन वर्ड इनकोडर लगाना है, तभी सारे के सारे न्यूमेरिक में कन्वर्ट। उसके बाद मैंने गेट डमीज लगाया और गेट डमीज लगा के न्यूमेरिक डेटा कितने कॉलम्स जो कैटेगोरिकल कॉलम्स थे वो सारे के सारे, उनके लिए मैंने क्या कर दिया, गेट डमीज ड्रॉप कॉस्ट टू एक्स में सारे को फीचर्स आ गए और वाई में प्राइस। ठीक है, आप अगर आप प्रिंट करा के देखोगे एक्स को, एक्स की शेप देखना जरा, एक्स डॉट देखना कितने कॉलम, इतनी रोज हैं और 279। हमें 279 कॉलम्स में से यूजफुल फीचर्स निकालना, बहुत बढ़िया स्टाइल। ठीक है, क्योंकि इसमें से रेलेवेंट फीचर्स निकालने के लिए सबसे पहले कोरिलेशन। तो कोरिलेशन भी तभी तक समझ में आता है जब तक 20-50 कॉलम, जब 279 कॉलम्स होंगे तो आप कोरिलेशन मैट्रिक्स लिखोगे कैसे? ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, अगर बहुत लार्ज डेटा सेट मिल जाए तो हमारे पास एक क्लास रहती है रिकर्सिव फीचर इंजीनियरिंग। रिकर्सिव फीचर इंजीनियरिंग, आरएफ, रिकर्सिव फीचर इंजीनियरिंग। ये क्या करता है, ये बैकग्राउंड में पहले मॉडल बनाता है सारे कॉलम्स के साथ, फिर एक एक को ड्रॉप करता जाता है। बैकग्राउंड में खुद काम करता है, पहले सारे कॉलम के लिए स्टडी किया, इवैल्यूएट किया, फिर एक को ड्रॉप किया, फिर इवैल्यूएट किया, फिर सेकंड को ड्रॉप किया, इवैल्यूएट, एक एक को ड्रॉप करके इवैल्यूएट कर और रैंक कर देगा कि कौन से कॉलम की इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस, सेकंड इंपॉर्टेंस, थर्ड इंपॉर्टेंस, रैंकिंग कर देगा। ठीक है, आप बोलो कि आपको इनमें से 40 चाहिए, 50 चाहिए, तो टॉप 50 या टॉप 40 जितने आप बोलोगे उतने फीचर्स को आपको निकाल के देना। जैसे 279 है, 279 तो रेलेवेंट नहीं हो सकते ना, इतना बड़ा तो डाटा सेट नहीं हम यूज कर सकते, तो मैं क्या करती हूँ, टॉप 50 निकाल लूँगी। उसके बाद मैं अपने बाकी सारे प्रोसेसेस लगा लूँगी, 50 पे फिर कोरिलेशन लगा लूँगी, फिर वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर की स्टडी करूँगी। और पहले बहुत ज़्यादा से तो निकलूँ ना, उसके लिए क्या यूज होता है, रिकर्सिव फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो रिकर्सिव फीचर इंजीनियरिंग क्या करेगा, आपकी फीचर्स में से जो टॉप की फीचर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो आपको निकाल के देगा। कैसे काम करता है, आप रिकर्सिव फीचर इंजीनियरिंग, हमारे पास एक क्लास ये हमारे पास एक क्लास, आप ये
चलाओगे या आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ फीचर्स पूरे एक्सोबाइट मैं आपको तो रिकर्सिव फीचर इंजीनियरिंग बेसिकली क्या करता है, आप फीचर सिलेक्शन मॉड्यूल में क्लास है आरएफपी एस्टिमेटर इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, नंबर ऑफ फीचर्स टू सिलेक्ट 40 50 जितनी आपको चाहिए बोलो, ये फिट करो, जब आप फिट करोगे क्या करेगा, सारे कॉलम्स की रैंकिंग करेगा एक एक करके, सारे कॉलम्स की क्या करेगा, रैंकिंग करेगा। फिर आपने बोला कि आपको 40 चाहिए, जो टॉप 40 उनको यस कर देगा और बाकी को क्या कर देगा, नो। ठीक है, तो आरएफपी डॉट ट्रांसफॉर्म सारी फीचर्स आपकी ट्रांसफॉर्म होगी। अब एक्स में सिर्फ वो फीचर्स बची जो सिलेक्टेड है, जो नॉन सिलेक्टेड है वो। सपोर्ट में आपको यस नो पता चल जाएगा कौन सा फीचर सिलेक्टेड है कौन सा, और सम टोटली जितने फीचर्स सिलेक्टेड है वो। आप इसके बाद एक्स को प्रिंट करा के देखना, सिर्फ आपकी रेलेवेंट ये आपके टॉप 40 फीचर्स टाइम लगेगा क्योंकि इतनी सारी फीचर्स हैं, एक एक फीचर को एलिमिनेट करेगा तो रिकर्सिवली ये प्रोसेस चलेगा तो ये टाइम लगेगा, पर आपके लिए बहुत यूजफुल काम करेगा। ये देखो पहली फीचर फॉल्स, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ फॉल्स, कोई कोई फीचर इसने सिलेक्ट करी होगी वहां ट्रू आ, बाकी सब जगह फॉल्स। तो 279 में से अब मेरे पास सिर्फ कितनी फीचर्स रह गई, 40 फीचर्स। अब मैं आगे सिर्फ इन 40 फीचर्स को यूज करूंगी और इन 40 फीचर्स पे फर्दर तो बहुत बड़ा डेटा सेट मिल जाए तो आप क्या यूज करो, आरएफपी यूज करो। आरएफपी यूज करके फीचर्स को थोड़ा रिड्यूस करो, सब पे दिमाग लगाने की बजाय टॉप 50 डालो, फिर वो टॉप 50 रखना दिमाग। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप एलिमिनेशन का पहला स्टेप हो जाता है, पहले ये वाले को निकालो बाकी वालों को फिर जाओ। ठीक है, फिर इसके बाद आप कोरिलेशन निकालना, कोरिलेशन निकाल के ठीक है, ये पूरा एग्जांपल बनाया हुआ है। इसमें ये सिलेक्टेड फीचर्स के नाम, ये आपकी सिलेक्टेड ठीक है, जिसका आरएफपी सपोर्ट ट्रू आ रहा है, एक्स डॉट कॉलम से वो वाले कॉलम पे लगा दिए, ये वो सारे कॉलम्स हैं मेरे पास सिलेक्टेड